हेलो दोस्तों, वेलकम टू अपना सपना JRF एंड वेलकम टू मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक सीरीज फॉर अपकमिंग CSIR नेट लाइफ साइंस दिसंबर 2023। तो अभी हमने स्टार्ट की हुई है यूनिट नंबर 1 यानी बायोकेमिस्ट्री, और बायोकेमिस्ट्री में भी हमने स्टार्ट किया हुआ है टॉपिक रेस्पिरेशन। तो उसकी एक वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आई होप आपने वो देख ली होगी। ये रेस्पिरेशन की सेकेंड वीडियो है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी हमने कितने टॉपिक कर लिए हैं और कितने अभी बाकी हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर ओवरव्यू की बात करते हैं तो रेस्पिरेशन में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन और अबाउट द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ये दोनों ही टॉपिक हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर कर लिए हैं। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, या फिर इस वीडियो के लास्ट में वीडियो आपको विजिबल हो जाएगी, आप जाकर देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, और एरोबिक रेस्पिरेशन में भी जो ग्लाइकोलिसिस वाला पार्ट है बेसिकली आज हम उसको डील करने वाले हैं। और जो ग्लाइकोलिसिस होता है वो एरोबिक और एनारोबिक दोनों के लिए कॉमन पॉइंट होता है। मतलब कि ग्लाइकोलिसिस एक ऐसी प्रोसेस है जो कि एरोबिक में भी जरूरी है और एनारोबिक में भी जरूरी है। तो बेसिकली हम पढ़ रहे हैं एरोबिक के अंदर, लेकिन सेम ही हम पढ़ेंगे एनारोबिक के अंदर भी। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कि ग्लाइकोलिसिस क्या होता है और किस तरीके से किया जाता है। तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं अबाउट द ग्लाइकोलिसिस, पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ग्लाइकोलिसिस का मतलब जैसे कि नाम से इंडिकेशन है, ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज, और लिसिस ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है ब्रेकडाउन। तो ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि ग्लूकोज एक रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है। जब इसका ब्रेक डाउन किया जाएगा तो ये एनर्जी फॉर्म करेगा, और जिस एनर्जी को हमारा सेल इस्तेमाल करता है अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है, और ये सबसे पहला स्टेप है ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने का। होता क्या है कि ग्लाइकोलिसिस इज द इनिशियल स्टेज इन द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज रिजल्टिंग इन द 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट एंड अ नेट गेन ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP एंड NADH। यानी ग्लाइकोलिसिस में हमें देना पड़ता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, और फिर हमें उस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से मिलते हैं 2 मोल ऑफ पायरुवेट। ठीक है, यानी आपने 1 ग्लूकोज दिया जो कि 6 कार्बन का होता है, और फिर जब कंप्लीट ग्लाइकोलिसिस हो जाएगी तब आपको 2 पायरुविक एसिड मिलेंगे, यानी कि 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे। यहाँ आपने 1 मॉलिक्यूल दिया ग्लूकोज का, और जैसे ही ग्लाइकोलिसिस हो जाएगी उसके बाद आपको मिलेंगे 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, जिसको पायरुवेट भी बोलते हैं। इसी दौरान यहाँ पर 2 ATP भी बनती हैं और 2 NADH भी बनते हैं। ये कैसे बनते हैं, कहाँ बनते हैं, वो सब हम डिटेल में देखने वाले हैं। लेकिन ग्लाइकोलिसिस की अगर एक ओवरव्यू की बात करें तो ग्लूकोज देते हैं 6 कार्बन की, और लास्ट में हमें मिलता क्या है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट या फिर पायरुविक एसिड। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट बातें अबाउट द ग्लाइकोलिसिस। तो यहाँ पर ये जो ग्लाइकोलिसिस है, हमने ये तो देख लिया कि सबसे पहला स्टेप है फॉर द ग्लूकोज ब्रेकडाउन। इसको हम EMP पाथवे भी बोलते हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होना अगर क्वेश्चन EMP पाथवे से आ जाता है। अच्छा, EMP पाथवे बोलते क्यों हैं? क्योंकि वो साइंटिस्ट जिन्होंने ग्लाइकोलिसिस को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था कि सेल के अंदर ग्लाइकोलिसिस होता है, उन साइंटिस्ट के नाम पर ही उसका दूसरा नाम रख दिया गया है, जिसमें आ जाता है एम्बेडेन, मेयरहोफ और परनास। ये 3 साइंटिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने ग्लाइकोलिसिस को फर्स्ट टाइम सेल के अंदर डिस्कवर किया था, इसलिए इसको EMP पाथवे भी बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट, होता कहाँ पर है, मतलब कि जो रेस्पिरेशन में जो ग्लाइकोलिसिस है वो मिलता कहाँ है, सेल का जो साइटोसोल वाला पार्ट है, सेल का जो साइटोसोल वाला पार्ट है वहां पर ग्लाइकोलिसिस होती है। समहाउ कभी कभी हम साइटोप्लाज्म भी बोलते हैं, लेकिन इसके लिए जो एक्यूरेट वर्ड है वो है साइटोसोल। साइटोसोल के अंदर मिलता है ग्लाइकोलिसिस, मतलब ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है, साइटोसोल में। अगर आपको इनके डिफरेंस नहीं पता है, साइटोप्लाज्म और साइटोसोल, तो उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, अभी के लिए जानिए कि जो ग्लाइकोलिसिस है वो साइटोसोल ऑफ द सेल में होता है। नंबर ऑफ स्टेप कितने हैं, मतलब कि ग्लूकोज दिया है, ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट मिले हैं। कितने स्टेप में, 10 स्टेप होते हैं। धीरे 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 10 स्टेप होते हैं, तब जाकर पायरुवेट मिलता है। और ये जो है रेस्पिरेशन जो है कंप्लीट, ये एक एंजाइमेटिक प्रोसेस है, मतलब हर एक स्टेप पर हमें एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर अगर 10 स्टेप हैं तो वहां हमें 10 एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होगी। अगर कोई एक भी एंजाइम मिस होता है या फिर बॉडी के अंदर नहीं है, सेल के अंदर नहीं है, तो ग्लाइकोलिसिस रुक जाएगा। ठीक है, तो 10 स्टेप होते हैं, 10 के 10 में एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। कोई भी CO2 फॉर्म नहीं होती है, हालांकि ये क्या है, ऑक्सीडेशन है, लेकिन कोई भी CO2 फॉर्म नहीं होगी। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था 3 टाइप होते हैं ऑक्सीडेशन के, इनकम्प्लीट, कंप्लीट एंड पार्शियल। कंप्लीट में जितने भी कार्बन है वो CO2 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, इनकम्प्लीट में सारे कार्बन CO2 नहीं बनते हैं, और पार्शियल ऑक्सीडेशन में
केवल इलेक्ट्रॉन का लॉस तो हो जाता है लेकिन कोई भी CO2 की फॉर्मेशन नहीं होती। तो ग्लाइकोलिसिस इज द एग्जांपल ऑफ पार्शियल ऑक्सीडेशन, जिसमें एक भी CO2 फॉर्म नहीं होता है, यानी कि कोई भी डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होता है। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या है? रिमूवल ऑफ CO2। तो यहाँ ना ही CO2 फॉर्म हुआ है और ना ही रिलीज हुआ है, तो ये क्या है? एक पार्शियल ऑक्सीडेशन प्रोसेस है और ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस भी है। हालांकि हमने पढ़ा है कि रेस्पिरेशन एक यूनिवर्सल प्रोसेस होती है, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनके जितने भी सेल हैं, सभी के अंदर रेस्पिरेशन होती है। लेकिन आगे जाकर ये वेरी करता है कि किसके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है और किसके अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही है। लेकिन ग्लाइकोलिसिस जो है ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, मतलब किसी के अंदर आइदर एरोबिक रेस्पिरेशन हो या फिर एनारोबिक हो, सभी में ग्लाइकोलिसिस तो होगा ही होगा। पहले ग्लाइकोलिसिस होगा, एरोबिक है तो कंडीशन चेंज हो जाएगी और अगर एनारोबिक है तो कंडीशन चेंज हो जाएगी, मतलब दोनों सेम नहीं रहेंगे, लेकिन ग्लाइकोलिसिस हर हालत में वहां मिलेगा। ठीक है, तो ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है जो मिलती है प्रोकैरियोटिक सेल में भी, यूकैरियोटिक सेल में भी, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी, बैक्टीरिया के सेल में भी, सभी के अंदर ग्लाइकोलिसिस होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इंडिपेंडेंट ऑन O2 अकर इन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ O2, मतलब ग्लाइकोलिसिस के लिए O2 की रिक्वायरमेंट नहीं है, आइदर सेल में O2 हो या ना हो, ग्लाइकोलिसिस पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ग्लाइकोलिसिस तो साइटोसोल में होगा ही होगा, आइदर O2 हो या ना हो, इसलिए बोला जाता है कि ये इंडिपेंडेंट होती है ऑक्सीजन पर, यानी ऑक्सीजन हो या ना हो ये चलता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि सबस्ट्रेट क्या होगा, मतलब कि ग्लाइकोलिसिस करने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा। तो ग्लाइकोलिसिस करने के लिए ऑब्वियसली हमें ग्लूकोज देना पड़ेगा, लेकिन ग्लूकोज की भी स्ट्रक्चर कैसी होगी ये भी डिसाइड होता है। तो यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस के लिए जो सबस्ट्रेट होता है वो अल्फा डी ग्लूकोज होता है। अल्फा डी ग्लूकोज, यहाँ पर दो टर्म आई है, अल्फा प्लस कैपिटल डी। ठीक है, तो यहाँ अल्फा आया है और कैपिटल डी आया है, तो कैपिटल डी और कैपिटल एल और स्मॉल डी एंड स्मॉल एल ये दोनों अलग अलग प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। कैपिटल डी से मतलब होता है कि पूरी स्ट्रक्चर जो है ग्लूकोज की, उसमें जो लास्ट सेकंड कार्बन है उस पर OH की पोजीशन क्या है। अगर वो राइट साइड में है तो उसको बोलते हैं डी इनएंशोमर, और अगर वो लेफ्ट में होता है, मतलब अगर यहां होगा तो उसे एल कहेंगे। तो यहां बताया गया है कि डी होता है, डी का मतलब कि स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरीके से होनी चाहिए, जो लास्ट सेकंड कार्बन है उस पर OH राइट साइड में होना चाहिए। ठीक है, और यहां देखो स्मॉल डी का मतलब क्या होता है। स्मॉल डी का मतलब होता है कि अगर ऐसा कंपाउंड जो कि प्लेन पोलराइज लाइट को राइट की साइड में कन्वर्ट करता है, रोटेट करता है, तो उसको स्मॉल डी बोलते हैं, और अगर वो लेफ्ट की साइड में रोटेट करता है तो उसको स्मॉल एल बोलते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कैपिटल डी और स्मॉल डी में, कैपिटल एल और स्मॉल एल में। तो कैपिटल डी क्या होता है, केवल जो लास्ट सेकंड कार्बन है उसके ऊपर जो OH लगा है उसकी पोजीशन क्या है। अगर राइट में है तो वो कैपिटल डी है, और अगर यहाँ मतलब लेफ्ट में है तो वो कैपिटल एल है, और अगर रोटेशन की बात करते हैं तो वो स्मॉल डी स्मॉल एल हो जाएगा। यहाँ हमें बताया है कि कैपिटल डी मतलब स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होनी चाहिए। तो ये तो है लीनियर स्ट्रक्चर। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं यानी कि जो ग्लूकोज है वो लीनियर फॉर्म में एक्टिव नहीं होती है, अगर उसको फंक्शनल काम करना है तो उसको रिंग फॉर्म में कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो यहाँ उसे रिंग फॉर्म में जब वो कन्वर्ट होती है तो दो तरीके से हो सकती है। वो भी जो फर्स्ट कार्बन है उस पर जो OH लगा है, अगर वो बिलो द प्लेन है उसको बोलते हैं अल्फा एनोमर, और अगर फर्स्ट कार्बन पर जो OH लगा है अगर वो OH अबोव द प्लेन है तो उसको बीटा एनोमर बोलते हैं। ठीक है, तो ये है लीनियर फॉर्म जिसमें ये डी ग्लूकोज है। जब ये कन्वर्ट हुआ है, रिंग फॉर्म में आया है, तो अल्फा भी आ सकता है, बीटा भी आ सकता है। लेकिन हमें कैसे ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है, हमें ऐसे ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है जिसमें अल्फा डी ग्लूकोज हो, यानी पहले वो डी ग्लूकोज था, फिर जब वो रिंग की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ तो वो अल्फा फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, यानी कि ये ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द ग्लाइकोलिसिस। ये काम नहीं करेगा इन द ग्लाइकोलिसिस। तो सबस्ट्रेट क्या होगा, अल्फा डी ग्लूकोज। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ये बात भी याद रखनी है। चलिए आगे बात करते हैं। अभी यहां हम देखने वाले हैं कि ग्लाइकोलिसिस में हमने देख लिया कि 10 स्टेप होते हैं, हमने पढ़ लिया है, लेकिन इन 10 स्टेप्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है प्रिपरेटरी और एनर्जी इन्वेस्टिंग फेज, और एक होता है पे ऑफ या फिर एनर्जी जनरेशन फेज। डिफरेंस क्या है, प्रिपरेटरी और एनर्जी इन्वेस्टिंग फेज में हम मानते हैं 1 से लेकर 5 तक, और इसके अंदर भी 2 स्टेप आ जाते हैं, इसके अंदर भी 2 स्टेप आ जाएंगे। एक हो जाएगा एनर्जी इन्वेस्टिंग फेज, जहां हमें एनर्जी देनी पड़ती है। हालांकि हम पढ़ते क्या हैं कि रेस्पिरेशन में एनर्जी मिलती है, लेकिन स्टार्टिंग में एनर्जी देनी पड़ती है, तब जाकर बहुत सारी एनर्जी मिलती है।
ठीक है। तो एक होता है एनर्जी इन्वेस्टिंग फेज और इसी के अंदर सेकेंड होता है क्लीवेज फेज, जिसमें चीजें ब्रेक डाउन करेंगी। तो यहां इस फेज के अंदर हमें एटीपी देनी पड़ती है, तो एटीपी देनी पड़ती है, इसलिए इसको बोला है एनर्जी इन्वेस्टिंग फेज। जबकि जो 5 से लेकर यानी 6 से लेकर जो 10th तक स्टेप है वो कैसे होते हैं, पे ऑफ होते हैं। मतलब यहां हमने एनर्जी दी है, अब यहां वो हमें एनर्जी देगा, फूड हमें एनर्जी देगा। तो इसमें क्या होता है कि एटीपी फॉर्म होती है, एटीपी फॉर्म होती है, ठीक है। तो ये 2 फेज जरूरी हैं जो आपको पढ़नी है, स्टेप जो 10 स्टेप है उनके अंदर जो आती है, ठीक है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं कि एटीपी कैसे फॉर्म होगी और ग्लाइकोलिसिस कैसे होगा, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस में हम देखने वाले हैं कि एटीपी फॉर्म होती है, लेकिन एटीपी को फॉर्म करने के 2 तरीके होते हैं, हालांकि 3 होते हैं, लेकिन रेस्पिरेशन के अंदर बात करें तो 2 तरीके होते हैं जो एटीपी बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये बातें मैं आपको पहले ही बता देती हूँ ताकि आगे कंफ्यूजन ना हो। एक होता है एसएलपी यानी सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन और एक होता है ओपी यानी ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। दोनों ही तरीके से एनर्जी बनती है, लेकिन जो बनाने का तरीका है वो अलग होता है। कैसे? सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन को हम डायरेक्ट एटीपी सिंथेसिस मेथड भी बोलते हैं, जो डायरेक्ट बन जाती है, किसी तीसरे फैक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो डायरेक्ट एटीपी सिंथेसिस मेथड को हम सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन फिर शॉर्ट में एसएलपी भी बोलते हैं। होता क्या है यहां पर कि हमारे पास एडीपी होता है, एडीपी। तो एडीपी में अगर हम एक फॉस्फेट को ऐड कर देते हैं तो बन जाता है एटीपी। तो यानी अगर एटीपी बनाना है तो हमें एक फॉस्फेट की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, एक फॉस्फेट की रिक्वायरमेंट होगी। और अगर ये फॉस्फेट किसी सबस्ट्रेट से आता है, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ एक पायरुवेट काइनेज नाम का एंजाइम है जिसके पास 2 साइट होती हैं। एक साइट पर वो बाइंड करता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट को, ठीक है, ये पायरुवेट काइनेज क्या करता है, उसके पास 2 साइट हैं। एक साइट पर वो ऐड करता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट को जो कि फॉस्फेट देना चाहता है, और दूसरी साइड पर वो बाइंड करता है ऐसे कंपाउंड को जो फॉस्फेट लेना चाहता है, जैसे कि एडीपी। तो यहां ऐड कर दिया एडीपी और यहां आ गया फॉस्फोइनोल पायरुवेट। अब ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट अपना एक फॉस्फेट डोनेट करेगा और उसको गेन कर लेगा फिर ये एडीपी। तो यहां पर ये बन जाएगा पायरुवेट और ये बन जाएगा एटीपी। तो देखो यहां एटीपी फॉर्म हो गई है, बिल्कुल डायरेक्टली फॉर्म हुई है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन, यानी सबस्ट्रेट के कारण ही फोस्फोराइलेशन हुआ और एटीपी की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। तो देखिए सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन इज द डायरेक्ट फॉर्मेशन ऑफ एटीपी और जीटीपी बाय ट्रांसफरिंग अ फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम अ हाई एनर्जी कंपाउंड टू एन एडीपी और जीडीपी मॉलिक्यूल। इसमें क्या होता है, एक हाई एनर्जी कंपाउंड से फॉस्फेट लिया जाता है और एडीपी और जीडीपी में जोड़ दिया जाता है ताकि वो एटीपी और जीटीपी बन जाए। There are 2 reactions in glycolysis that involve the substrate level phosphorylation. ग्लाइकोलिसिस के अंदर 2 ऐसे स्टेप हैं जहां पर सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन होती है, आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको समझ आई ये बातें। एटीपी को सिंथेसिस करने के 2 मेथड हैं, एसएलपी एंड ओपी। एसएलपी को हम डायरेक्ट एटीपी सिंथेसिस मेथड भी बोलते हैं, जिसमें कि एडीपी से डायरेक्ट अटैच हो जाता है फॉस्फेट, ठीक है, इसको शॉर्ट में हम एसएलपी भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है इनडायरेक्ट एटीपी सिंथेसिस मेथड, मतलब एटीपी डायरेक्टली फॉर्म नहीं हो रही है, पहले कुछ और फॉर्म होगा फिर वो कन्वर्ट होगा जिसकी वजह से एटीपी फॉर्म होगी, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन भी बोलते हैं, जिसको शॉर्ट में ओपी भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो सेकंड मेथड है वो इनडायरेक्ट एटीपी सिंथेसिस मेथड है, जिसको हम ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स डिराइव फ्रॉम द NADH एंड FADH2 combine with O2 and the energy release from these oxidation and reduction reaction is used to derive the synthesis of ATP from ADP। होता क्या है कि जो NADH बनते हैं, जो NADH बनता है, FADH2 बनता है, उनके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे ही वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनते हैं और जो मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, वहां पर जाते हैं तो अपने H पॉजिटिव को वो रिमूव कर देते हैं, मतलब रिलीज कर देते हैं। फिर वहां पर H पॉजिटिव ज्यादा हो जाते हैं, जिस वजह से जब वो वापस मूव करते हैं लो कंसंट्रेशन की तरफ, तो उस तरीके से उनका जो ग्रेडियंट है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, जिस वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है उसको इस्तेमाल करके एडीपी कन्वर्ट हो जाता है एटीपी में। मतलब ये है कि यहाँ पर एडीपी भी है और यहाँ पर फॉस्फेट भी बहुत सारे हैं, लेकिन वो एनर्जी नहीं है जो इनको जोड़ सके। तो वो एनर्जी कहां से आती है, वो एनर्जी आती है H पॉजिटिव से। H पॉजिटिव कैसे इकट्ठे होते हैं यहाँ पर, जब ये NADH और FADH2 अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, उस दौरान H पॉजिटिव यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। जब वो फिर इधर मूव करते हैं तो मूव करते दौरान यहाँ एनर्जी रिलीज होती है
उस एनर्जी को इस्तेमाल करके ये एडीपी और पीआई जुड़ जाते हैं और एटीपी बनता है। तो आप देख सकते हैं ये डायरेक्ट मेथड नहीं है, इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट कैसे है, पहले हमने NADH बनाया और फिर NADH के कारण एटीपी बनी है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट एटीपी सिंथेसिस, जिसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी बोलते हैं और शॉर्ट में इसको ओपी भी बोलते हैं। तो जो भी हम पढ़ेंगे आगे, लिंक रिएक्शन है, क्रेब्स साइकिल है, ETS है, सभी में ऐसे ही होगा कि या तो SLP से एटीपी बन रही है या फिर OP से एटीपी बन रही है। ठीक है, तो अगर मैं आगे वाले लेक्चर में या फिर इस लेक्चर में SLP बोलती हूँ डायरेक्टली या फिर OP बोलती हूँ तो आप कंफ्यूज मत होना, हम बात कर रहे हैं कि एनर्जी बनी कैसे है, एटीपी फॉर्म कैसे हुई है। ठीक है, तो आई होप ये बातें समझ आ गई होंगी। अब हम स्टार्ट करते हैं अबाउट द स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस। तो अभी तक हमने सारे बेसिक सी बातें की हैं ग्लाइकोलिसिस के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने पढ़े हैं, सबस्ट्रेट हमने पढ़ा है, एनर्जी कैसे बनती है वो सब हमने देख लिया है। अब बारी आती है स्टेप्स के बारे में पढ़ लिया जाए। तो यहाँ एक ओवरव्यू दूंगी, फिर डिटेल में हम ग्लाइकोलिसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, हमने दिया है ग्लूकोज, और कौन सा ग्लूकोज है बोलिएगा, अल्फा डी ग्लूकोज है, अल्फा डी। और डी कैसा है, कैपिटल वाला है, स्मॉल डी नहीं, कैपिटल डी। ठीक है, तो अल्फा डी ग्लूकोज हमने दिया। यहाँ पर होता क्या है कि इस ग्लूकोज को फिर कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कॉल्ड हेक्सोकाइनेज, और ग्लूकोकाइनेज भी हो सकता है, इसके बारे में मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। और यहाँ एक एटीपी इस्तेमाल की जाती है जिससे एक एडीपी बनती है। फिर वहाँ आइसोमेराइज होता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वहाँ फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनता है। उसके बाद फिर वो ब्रेक डाउन हो जाता है, यहाँ पर बनता है डाईहेप और यहाँ बनता है PGAL। फिर ये PGAL में कन्वर्ट हो जाता है, फिर बनता है 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, फिर बनता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट, फिर बनता है 2 फॉस्फोग्लिसरेट, फिर बनता है फॉस्फेनोल पायरुवेट, और फिर लास्ट में बनता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट। बिल्कुल डिटेल में समझेंगे, बस एक बार ओवरव्यू बता देती हूँ। ग्लूकोज, देन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, फिर बनता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, फिर 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, उससे बनता है फिर 3 फॉस्फोग्लिसरेट, उससे बनता है फिर 2 फॉस्फोग्लिसरेट, फिर बनता है 2 फॉस्फो इनोल पायरुवेट और फिर बनता है पायरुवेट। ठीक है, चलिए तो अब हम डिटेल में पढ़ते हैं कि ये किस तरीके से काम करेगा और कैसे चीजें होंगी। तो सबसे पहला स्टेप है हमारा, ग्लूकोज को कन्वर्ट किया गया है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। तो ये इस रिएक्शन का सबसे पहला स्टेप है। ठीक है, और यहां पर हुआ क्या है कि ग्लूकोज की स्ट्रक्चर को एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। ऐसे होता है, अल्फा लिया है तो नीचे OH आएगा, यहां पर भी नीचे होगा, यहां ऊपर होगा, यहां नीचे होगा, और इस तरीके से चीजें चलेंगी। तो ये है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। तो फॉस्फेट को ऐड करने के लिए हमें कार्बन की रिक्वायरमेंट होती है, कार्बन पर OH लगा है, फिर वहां H को रिमूव करके फॉस्फेट ऐड किया जाता है। तो उस पूरे ग्लूकोज में केवल यहां पर कार्बन फ्री है, इसलिए, और ये है कौन सा कार्बन, 6 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 कार्बन है। इस वजह से इस 6 कार्बन पर फॉस्फेट को ऐड कर दिया जाता है, क्योंकि केवल 6th पोजीशन ही ऐसी है जहां पर हम फॉस्फेट को ऐड कर सकते हैं। तो CH2OH था, अब ये H हट जाएगा और एक फॉस्फेट यहां लगेगा, तो अब ये बन गया है ग्लूकोज 6 पर है फॉस्फेट, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब यहाँ फॉस्फेट ऐड तो हो गया है, लेकिन ये फॉस्फेट आया कहां से, ये फॉस्फेट आया है ATP से, ये फॉस्फेट आया है ATP से। एक ATP को लिया गया, उसको कन्वर्ट कर दिया गया ADP में, तो यहां से एक फॉस्फेट रिलीज हुआ, इस फॉस्फेट को फिर ऐड कर दिया गया ग्लूकोज के 6th कार्बन पर, इसलिए बन गया है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और मैंने बताया है हर एक स्टेप पर एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी, तो यहां पर भी ये जो काम किया ना कि ATP से फॉस्फेट लिया, यहां ऐड कर दिया, एक एंजाइम है जिसका नाम है हेक्सोकाइनेज, वो यहां पर ये काम करता है, हेक्सोकाइनेज। और ये जो भी रिएक्शन हुई है इसको बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन, मतलब एडिशन ऑफ फॉस्फेट। तो यहाँ पर एडिशन हुआ है फॉस्फेट का, इसलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। यहाँ लिख देती हूँ फॉस्फोराइलेशन। तो देखिए फर्स्ट स्टेप में हमने कितनी बातें पढ़ी हैं, एक बार फिर से बता देती हूँ। सबसे पहले ग्लूकोज आया, ग्लूकोज के 6th कार्बन पर एक फॉस्फेट ऐड हो गया, तो वो बन गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ऐड किसने किया, हेक्सोकाइनेज ने। कैसे किया, एक ATP को लिया, वहां से फॉस्फेट निकाला, अब उस फॉस्फेट को ऐड कर दिया ग्लूकोज के 6th कार्बन पर। तो हेक्सोकाइनेज वो एंजाइम है जो ये काम करता है, और इस पूरे पार्ट को हम बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। मतलब फर्स्ट स्टेप पर क्या हुआ है, फॉस्फोराइलेशन हुआ है, यानी एडिशन ऑफ फॉस्फेट हुआ है।
किसने किया है? हेक्सोकाइनेज ने। अब यहीं पर एक और बात आती है कि जो फर्स्ट स्टेप है ग्लूकोज का ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्जन, इसे हम कंप्लीट बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन। अब इसे करने के लिए 2 एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, यानी 2 एंजाइम ऐसा काम कर सकते हैं कि ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दें, एक हेक्सोकाइनेज, एक ग्लूकोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज एंड ग्लूकोकाइनेज। लेकिन हम मोस्टली पढ़ते हैं हेक्सोकाइनेज के बारे में, इसके बारे में हम कम पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं कम? अब बता देती हूँ। हेक्सोकाइनेज जो है ये होता है फॉर ऑल हेक्सोज शुगर, फॉर ऑल हेक्सोज शुगर, मतलब जितने भी 6 कार्बन से बनी हुई शुगर हैं उन सभी के लिए ये अकेला काफी है। लेकिन ग्लूकोकाइनेज क्या है? ये ओनली फॉर ग्लूकोज होता है, ओनली फॉर ग्लूकोज होता है। ठीक है, ये बात तो समझ आ गई। हेक्सोकाइनेज जो है अकर इन ऑल टाइप ऑफ सेल, अकर इन ऑल टाइप ऑफ सेल, कोई भी सेल हो, किसी मतलब किसी भी पार्ट का हो, ऑल टाइप ऑफ सेल सब में मिलता है। लेकिन ये जो ग्लूकोकाइनेज है ओनली अकर इन सम सेल, मतलब सभी में नहीं मिलता है, ये कहीं कहीं मिलता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए जो लीवर के अंदर सेल होते हैं वहां पर ग्लूकोकाइनेज मिलता है, तो ये इस स्टेप को ये कर सकता है। लेकिन वहाँ हेक्सोकाइनेज भी हो सकता है, लेकिन ये ज़्यादा होता है तो ये काम करता है। साथ साथ जो बीटा सेल होते हैं पैनक्रियाज की, बीटा सेल ऑफ पैनक्रियाज, वहाँ पर भी ये मिल सकता है। तो ये हर जगह नहीं मिलता है, इसलिए इसको हम कम ही यूज़ करते हैं। ये हर जगह मिलता है तो इसलिए हम इसके बारे में ज़्यादा बात करते हैं। और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हेक्सोकाइनेज को इस्तेमाल करने का? ये एलोस्टेरिक होता है, ये एक एलोस्टेरिक एंजाइम है। हमने जब एंजाइम वाला पार्ट पढ़ा है तो वहाँ मैंने आपको बताया है कि एलोस्टेरिक एंजाइम क्या होते हैं, जो रेगुलेट हो सकते हैं। मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है अभी फिलहाल सेल के अंदर तो वो काम करते रहेंगे, रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो खुद बंद हो जाएंगे। मतलब एलोस्टेरिक का मतलब क्या है कि वो रेगुलेट हो सकते हैं, कम या ज़्यादा अपने काम को कर सकते हैं। इस तरीके से ये रेगुलेटरी भी होते हैं, रेगुलेटरी भी होता है। जबकि ग्लूकोज की अगर बात करें, ग्लूकोकाइनेज की बात करें, ये नॉन एलोस्टेरिक है, ये नॉन एलोस्टेरिक है। मतलब ये सेल के कंट्रोल में नहीं है, सेल इसको कंट्रोल नहीं कर सकता, इसकी एक्टिविटी को कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए इसको कम इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जबकि ये जो है इसको कंट्रोल किया जा सकता है। अगर अभी बहुत सारी एनर्जी है सेल के अंदर तो उसको रोक के रखा जाएगा, ये रुक सकता है, लेकिन ये नहीं रुकेगा। अगर ग्लूकोज है तो एटीपी चाहे कितनी भी हो ये काम करता रहेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है? नॉन रेगुलेटरी होता है, नॉन रेगुलेटरी होता है। ये भी कारण है कि इसको कम इस्तेमाल किया जाता है, कम इस्तेमाल करता है इसको सेल। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसकी जो एफिनिटी है, एफिनिटी फॉर व्हाट? अपने सबस्ट्रेट से अटैच होने की, उसको कन्वर्ट करने की एफिनिटी जो है सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन इसकी जो एफिनिटी है वो कम होती है। मतलब ये जो एंजाइम है ग्लूकोकाइनेज, इसका अपने सबस्ट्रेट के लिए कोई प्यार ही नहीं है। ठीक है, इसकी एफिनिटी बहुत कम है लेकिन इसकी एफिनिटी ज़्यादा होती है। ये भी कारण है कि हेक्सोकाइनेज को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब अगर एफिनिटी ज़्यादा है तो हमने रिलेशन देखा था Km और एफिनिटी के बीच में। अगर एफिनिटी ज़्यादा होती है तो Km क्या होता है? माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट क्या होता है? कम हो जाता है। जबकि ग्लूकोकाइनेज की एफिनिटी अगर कम है तो इसकी Km की वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, तो अब समझ आया आपको, हेक्सोकाइनेज हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, मतलब सेल ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहता है हेक्सोकाइनेज को। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट स्टेप है हमने देख लिया है, ग्लूकोज का कन्वर्जन हुआ है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, जो कि हेक्सोकाइनेज ने किया है। और एक बात और याद रखना आप, ये जो स्टेप मैं दिखा रही हूँ, अगर केवल एक साइड एरो है तो इसका मतलब है कि ये जो प्रोसेस है, ये जो स्टेप है, ये इरिवर्सिबल है। मतलब ये हुआ कि इसको फिर से कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। यानी जैसे ही एक बार ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया, अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो ये एक इरिवर्सिबल स्टेप है। ठीक है, तो हमने देख लिया है फॉस्फोराइलेशन होता है इसमें और ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। अब बात यह है कि मुझे एक और फॉस्फेट ऐड करना है, मुझे एक और फॉस्फेट ऐड करना है, लेकिन ग्लूकोज के पास तो केवल एक ही कार्बन फ्री था। अब अगर एक और फॉस्फेट ऐड करना है तो एक और कार्बन फ्री होना चाहिए। अब अगर ग्लूकोज ऐसे ही रहा तो नहीं काम चल पाएगा, इसलिए हम ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देते हैं फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देते हैं। वो क्या है? ग्लूकोज का आइसोमर है। ठीक है, तो यहां पर हमने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट कर दिया है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। इसकी स्ट्रक्चर देखो ऐसी होती है। तो यहाँ ग्लूकोज के 6 पर फॉस्फेट था, फ्रक्टोज का भी जो 6th कार्बन है उस पर फॉस्फेट ऑलरेडी लगा हुआ है क्योंकि यहाँ लगा हुआ था।
लेकिन फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर आप देखते हैं तो उसका ये जो फर्स्ट कार्बन होता है ये फ्री है, यहाँ हम फॉस्फेट को ऐड कर सकते हैं, इसीलिए ग्लूकोज को कन्वर्ट करना पड़ा है फ्रक्टोज में। अदरवाइज इसके पास अगर एक एक्स्ट्रा कार्बन होता तो कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमें एक और फॉस्फेट ऐड करना है और उसके लिए हमें एक कार्बन फ्री होना चाहिए, तो यहाँ फ्री मिल जाता है, इसलिए इसको कन्वर्ट किया जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। और ये काम करता कौन है? एक एंजाइम जिसका नाम है आइसोमेरेज। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर है तो बस कन्वर्जन हुआ है, इसलिए एंजाइम चाहिए आइसोमेरेज। और ये जो प्रोसेस है स्टेप सेकंड है और उसको बोलते हैं आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन फर्स्ट में क्या हुआ है? फॉस्फोराइलेशन, सेकंड में हो गया है आइसोमेराइजेशन। और ये स्टेप जो है ये रिवर्सिबल है, मतलब कि अगर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फिर से कन्वर्ट करना है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में तो ये आराम से हो सकता है, ये रिवर्सिबल स्टेप है। लेकिन ये क्या था? ये इरिवर्सिबल था। तो यहां तक बातें हमने कर ली हैं। अब देखिए बस करेंगे क्या, अब हमारे पास एक कार्बन फ्री हो गया है, उस पर फॉस्फेट ऐड कर देंगे। तो देखो यहाँ ये फ्रक्टोज था, ऐसे 6th कार्बन पर ऑलरेडी एक फॉस्फेट लगा हुआ था। अब यहाँ हमारे पास जो फर्स्ट कार्बन है उस मतलब ये जो फर्स्ट कार्बन है CH2OH, H को रिमूव कर देंगे और यहाँ एक फॉस्फेट और ऐड कर देंगे। तो नाउ इट विल बिकम फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। बिस का मतलब होता है 2, तो अभी फ्रक्टोज पर 2 फॉस्फेट हैं और कहाँ कहाँ है ये भी बता दिया है आपको, एक फर्स्ट पर है और एक 6 पर है। 6 पर ऑलरेडी लगा हुआ था, फर्स्ट पर अब इस स्टेप में लगा है। तो अगेन बात आती है कि फॉस्फेट ऐड तो हो गया, लेकिन आया कहाँ से? फॉस्फेट कहाँ से आया? फॉस्फेट आया है ATP से। तो यहाँ एक ATP को फिर से इस्तेमाल किया गया और उसको कन्वर्ट कर दिया गया ADP में, और उससे जो फॉस्फेट रिलीज हुआ उसे फिर यहाँ ऐड कर दिया गया। अब ये काम किया किसने? एक एंजाइम ने। एक एंजाइम ने क्या किया? ATP से एक फॉस्फेट को लिया और उसे यहाँ चिपका दिया। उस एंजाइम का नाम है फोस्फोफ्रक्टो। फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज, जिसको शॉर्ट में हम PFK भी बोलते हैं, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज। तो ये थर्ड स्टेप है और थर्ड स्टेप में भी क्या हुआ है? एडिशन ऑफ फॉस्फेट हुआ है, तो मतलब ये भी क्या है? फोस्फोराइलेशन हुआ है। फोस्फोराइलेशन हुआ है यहाँ पर भी, ठीक है। अभी ये जो हेक्सोकाइनेज हमने पढ़ा था, एक पॉइंट और यहाँ ऐड कर लीजिए। हेक्सोकाइनेज को काम करने के लिए मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन की रिक्वायरमेंट होती है। एंजाइम के केस में हमने ये भी पढ़ा था कि कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जिनको काम करने के लिए किसी को एंजाइम को फैक्टर प्रोस्थेटिक ग्रुप की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ हेक्सोकाइनेज ऐसा ही एंजाइम है जिसको काम करने के लिए मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन की रिक्वायरमेंट है। अगर ये नहीं होगा तो हेक्सोकाइनेज अपना काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट स्टेप कैसा है? ये इरिवर्सिबल है और यहाँ फॉस्फोराइलेशन हुआ है। सेकंड स्टेप कैसा है? रिवर्सिबल है, यहाँ आइसोमेराइजेशन हुआ है। थर्ड स्टेप कैसा है? ये भी इरिवर्सिबल है। कैसा है? इरिवर्सिबल, यानी एक बार जैसे ही फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया तो ये फिर से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो ये भी एक इरिवर्सिबल स्टेप है और यहाँ भी क्या हुआ है? फॉस्फोराइलेशन हुआ है। तो कितनी ATP अब तक हमने दे दी है? एक ATP हमने यहाँ दी है, क्योंकि एक ही ग्लूकोज है, एक ही ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना है तो एक ही ATP देनी पड़ी है और एक ADP मिला है। यहाँ पर भी केवल एक ही फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, उससे एक ही फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बना है, तो यहाँ पर भी केवल एक ही ATP देनी पड़ती है और एक ही ADP बनता है। तो अभी तक हमने 2 ATP दे दी हैं, अभी तक हमने एक ग्लूकोज के लिए 2 ATP दे दी हैं, ठीक है। चलिए, तो थर्ड स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया है। अब बात करते हैं अबाउट द फोर्थ स्टेप। तो यहां अब हमारे पास है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट हमारे पास है, थर्ड स्टेप से बना है। अब इसको व्हाट आई एम राइटिंग, बिस फॉस्फेट तो अभी आप देख सकते हैं यहां हमारे पास 6 तो कार्बन है, क्योंकि देखिए एक बार फिर से बता देती हूं, ग्लूकोज में 6 कार्बन थे, यहाँ पर भी 6 कार्बन है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में भी 6 कार्बन है और इससे जो हमें मिला है इसमें भी 6 कार्बन है। तो अभी हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल है इसके पास 6 तो कार्बन है और 2 फॉस्फेट है। अब बारी है उसको ब्रेक करने की। अब ये नेक्स्ट स्टेप में ब्रेक हो जाता है तो उसका क्लीवेज हो जाता है। तो ये हमारा फोर्थ स्टेप है
और फोर्थ स्टेप में क्या हुआ है, चलिए लिख लेते हैं। फोर्थ स्टेप में क्लीवेज हुआ है, यानी ब्रेक डाउन हुआ है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट का। तो बिल्कुल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। 6 कार्बन है तो 3 कार्बन का एक बनता है और 3 कार्बन का एक बनता है। 2 फॉस्फेट है तो एक फॉस्फेट इसके पास जाता है, एक फॉस्फेट इसके पास जाता है। इसका नाम है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जो कि 3 कार्बन का है और उसके पास एक फॉस्फेट है, इसलिए इसको बोलते हैं ट्राइओज फॉस्फेट। ट्राई का मतलब होता है 3 कार्बन से बनी हुई शुगर का मॉलिक्यूल है ये, और फॉस्फेट भी है, तो ये ट्राइओज फॉस्फेट है। सेकंड हमें क्या मिला है, यहां हमें मिला है 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। अगेन ये भी क्या है, ये भी एक ट्राइओज फॉस्फेट शुगर है। ये भी क्या है, एक ट्राइओज 3 कार्बन से बनी हुई ट्राइओज फॉस्फेट है ये भी, ठीक है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये तो है कीटोज शुगर और ये है एल्डोज शुगर। हमने इनके बारे में भी पढ़ा हुआ है कार्बोहाइड्रेट वाले लेक्चर में कि कीटोज शुगर क्या होती हैं, एल्डोज शुगर क्या होती हैं। तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एक कीटोज शुगर है। कीटोज शुगर है जिसके पास कीटोन ग्रुप होता है, जिसके पास कीटोन ग्रुप होता है, जबकि फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड एक एल्डोज शुगर है। ये एक एल्डोज शुगर है जिसके पास एल्डिहाइड ग्रुप होता है, जिसके पास एल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो देखो दोनों ही शुगर भी हैं, दोनों ही शुगर भी हैं, दोनों के पास 3-3 कार्बन है, दोनों के पास फॉस्फेट भी है, लेकिन डिफरेंस क्या है, ये कीटोज शुगर है मतलब इसके पास कीटोन ग्रुप होता है, और ये एल्डोज शुगर है इसके पास एल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो दोनों में ये डिफरेंस है। इसको शॉर्ट में हम डाईहैप भी बोलते हैं, डाईहैप यानी कि डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और इसको शॉर्ट में हम PGAL भी बोलते हैं, PGAL 3PGAL मतलब 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड 3PGAL भी बोलते हैं। तो ये है हमारा फोर्थ स्टेप, जिसमें कि एक कार्बन मतलब जो एक कंपाउंड था, एक फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट था, वो 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। और इसे किया किसने, एल्डोलेज ने। यहां पर जो एंजाइम आएगा वो है एल्डोलेज, ये एल्डोलेज है। और एल्डोलेज ने क्या किया, क्लीवेज किया, ब्रेक डाउन किया, ठीक है। और ये स्टेप भी क्या है, ये स्टेप भी रिवर्सिबल है, मतलब ये फिर से जुड़कर इसमें कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ये भी क्या है, रिवर्सिबल है। अभी तक केवल 2 स्टेप ऐसे आए हैं जहां इरिवर्सिबल स्टेप हुआ है, फर्स्ट और थर्ड, बाकी सारे क्या हैं अभी तक रिवर्सिबल हैं, ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ स्टेप हो गया है। अब देखो फिफ्थ में क्या होता है कि डाईहैप बन तो गया है, लेकिन डाईहैप ने बन गया है, अब वो सोच रहा है कि आगे चल के एनर्जी बनाई जाए, लेकिन वो पाता है कि कोई एंजाइम ही नहीं है, मेरे लिए सेल के पास कोई एंजाइम नहीं है, तो मैं अगर ऐसे ही रहा तो मैं एनर्जी नहीं बना सकता। इसलिए डाईहैप को कन्वर्ट होना पड़ता है 3PGAL में, क्योंकि 3PGAL के लिए बहुत सारे एंजाइम हैं, मतलब एंजाइम हैं जो उसको आगे कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन डाईहैप के लिए कोई एंजाइम नहीं है। इसलिए डाईहैप को कन्वर्ट होना पड़ता है 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में ये जो डाईहैप है, ये जो डाईहैप है ये कन्वर्ट हो जाता है 3PGAL में, 3PGAL में। और ये स्टेप भी क्या है, ये भी रिवर्सिबल है, मतलब ये फिर से इसमें कन्वर्ट भी हो सकता है। तो डाईहैप है, 3 कार्बन का है, फॉस्फेट से बना हुआ है, ये भी 3 कार्बन का है, फॉस्फेट से बना हुआ है। तो ये डाईहैप कन्वर्ट हो जाता है 3PGAL में। क्यों कन्वर्ट हुआ है, क्योंकि डाईहैप के लिए कोई एंजाइम नहीं है फर्दर, इसलिए इसको 3PGAL में कन्वर्ट होना पड़ता है। और ये दोनों क्या है, आइसोमर हैं एक दूसरे के। तो यहां पर जो एंजाइम आएगा वो आएगा आइसोमेरेज। और प्रोसेस जो होगी, कौन सा स्टेप है ये स्टेप है। तो यहां तक फोर्थ हो गया था, ये फिफ्थ स्टेप है, ये फिफ्थ स्टेप है। और इसमें होता है आइसोमेराइजेशन, इसमें हुआ है आइसोमेराइजेशन, ठीक है। तो यहां अब तक हमारे पास 3PGAL का एक मॉलिक्यूल था, लेकिन जैसे ही डाईहैप भी उसमें कन्वर्ट हो गया तो अब हमारे पास PGAL के 2 मॉलिक्यूल हैं। तो हम यहां लिख देंगे 2 मॉलिक्यूल हैं हमारे पास 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के, ठीक है। तो ये हुआ है फिफ्थ स्टेप। अब देखो सिक्स्थ में क्या होता है, ये जो हमारे पास 3PGAL है, ये 3PGAL कन्वर्ट हो जाता है 1,3
बिस फोस्फोग्लिसरेट में, 1,3 बिस फोस्फोग्लिसरेट में। ठीक है, ये हमारे पास जो 3PGL था ये कन्वर्ट हो जाता है 1,3 बिस फोस्फोग्लिसरेट में। अब जितने भी कंपाउंड बनेंगे, जितने भी ATP बनेंगे, जितने भी NADH बनेंगे, वो सब 2 में बनेंगे, यानी इनका नंबर 2 होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमारे पास 2 PGL है। ठीक है, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये है एल्डिहाइड, ये है एल्डिहाइड, और ये एल्डिहाइड कन्वर्ट हुआ है एसिड में, क्योंकि ये जो लिखा है ना लास्ट में फोस्फोग्लिसरेट, ये है क्या? ये एक एसिड है, फोस्फोग्लिसरिक एसिड भी बोलते हैं, यानी इसको 1,3 बिस फोस्फोग्लिसरिक एसिड भी बोलते हैं, या फिर इसको 1,3 बिस फोस्फोग्लिसरेट भी बोल सकते हैं। तो हम देखते हैं कि ये जो 5th से हमारा 6th स्टेप था, इसके अंदर ये एल्डिहाइड जो है ये कन्वर्ट हो गया है एसिड में। और फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि अल्कोहल कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड में यानी CHO में, और CHO कन्वर्ट होता है COOH में यानी एसिड में। कैसे? विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन, यानी अगर अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो जाए तो CHO मिलेगा, CHO का अगर ऑक्सीडेशन हो जाए तो हमें एसिड मिलेगा। यहाँ पर भी तो ऐसे हुआ है, एल्डिहाइड कन्वर्ट हुआ है एसिड में, यानी यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है। तो यहाँ जो प्रोसेस हुई है वो है ऑक्सीडेशन। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि जहां ऑक्सीडेशन होता है वहीं पर किसी का रिडक्शन भी होता है, क्योंकि ये क्या है? एक रिडॉक्स रिएक्शन है। जहां रिडक्शन हुआ है वहां किसी का ऑक्सीडेशन भी हुआ है, जहां ऑक्सीडेशन हुआ है वहां किसी का रिडक्शन भी हुआ है। तो मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन तो हुआ, ये जो एल्डिहाइड है एसिड में कन्वर्ट हो गया, लेकिन ऑक्सीडेशन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का लॉस भी होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो यहाँ एल्डिहाइड ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया और कन्वर्ट हो गया एसिड में। तो जब इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हुआ है यानी ऑक्सीडेशन हुआ है, तो कोई इलेक्ट्रॉन को गेन करने वाला भी होना चाहिए। तो यहाँ पर आता है NAD पॉजिटिव, यहाँ आता है NAD पॉजिटिव, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास कमी है और ये दे रहा है, तो ये यहाँ आ जाता है और इलेक्ट्रॉन को गेन करके ये बन जाता है NADH, ये बन जाता है NADH। तो कितने NAD पॉजिटिव चाहिएंगे हमें? 2, क्योंकि हमारे पास 2 PGL हैं और हमें मिलेंगे भी कितने? 2 NADH मिलेंगे। तो ये हमें मिल गया है NADH। अब बात आती है एंजाइम का नाम क्या होगा। मैंने बताया था आपको एंजाइम वाले पार्ट में ही, हमने जब एंजाइम पढ़ा है कि जब इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाता है और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला अगर ऑक्सीजन है तो उस एंजाइम का नाम हो जाता है ऑक्सीजनेज। तो इससे नाम से इंडिकेशन होता है कि वहाँ ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। लेकिन अगर कोई ऑक्सीजन से अलग ऐसा कंपाउंड है जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो वहाँ एंजाइम का नाम हो जाता है डिहाइड्रोजिनेज। तो यहाँ हम देख सकते हैं ऑक्सीजन ने नहीं गेन किया है इलेक्ट्रॉन, किसने किया है? NAD पॉजिटिव ने। तो यहाँ पर जो एंजाइम इस्तेमाल होगा उसे बस क्या बोलेंगे हम? डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज। और किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, यानी किसने किया है गेन, किसने किया है डोनेट इलेक्ट्रॉन? PGL ने। तो इसलिए इसको हम बोल देते हैं 3-phosphO-PGAL डिहाइड्रोजिनेज। दिस इज द एंजाइम दैट विल यूज हियर। ठीक है, जिसको यहाँ इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, इतना तो समझ आ गया। ऑक्सीडेशन हुआ है, NADH बन गए हैं, एंजाइम आया है डिहाइड्रोजिनेज। लेकिन एक चीज और है, 3PGAL में तो केवल एक ही फॉस्फेट था, वो भी 3rd कार्बन पर। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ एक और फॉस्फेट ऐड हो गया है। 3rd पर तो था ही पहले, लेकिन 1 पर भी यहाँ फॉस्फेट आ गया है। वो कैसे आया है? मतलब यहाँ एडिशन ऑफ फॉस्फेट भी हुआ है, तो मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन तो हुआ ही है, साथ साथ यहाँ फॉस्फोराइलेशन भी हुआ है, साथ साथ यहाँ पर फॉस्फोराइलेशन भी हुआ है, मतलब एडिशन ऑफ फॉस्फेट भी हुआ है। हमारे सबस्ट्रेट में केवल एक फॉस्फेट था 3rd कार्बन पर, लेकिन जो प्रोडक्ट हमें मिला है उसमें 3rd कार्बन पर तो है ही, साथ साथ 1 पर भी है, मतलब यहाँ फॉस्फेट का एडिशन भी हुआ है, यानी यहाँ फॉस्फोराइलेशन भी हुआ है। लेकिन फॉस्फेट आया कहाँ से? फॉस्फेट आया है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से। मतलब पहले 1st में और 3rd स्टेप में हमने जो फॉस्फेट है वो लिया है ATP से, लेकिन यहाँ ATP से फॉस्फेट नहीं लेते हैं, यहाँ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आती है। तो यहाँ 2 PI का मतलब होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ऐड किया जाता है यहाँ एल्डिहाइड में, मतलब इसमें 3PGL में, फिर ये कन्वर्ट हो जाता है 1,3 बिस फोस्फोग्लिसरेट में। तो अब इसे करने के लिए भी एक एंजाइम चाहिए, लेकिन ये जो डिहाइड्रोजिनेज है ये बोलता है कि मैं भी ये काम कर सकता हूँ, मतलब ऑक्सीडेशन तो मैंने कर ही दिया है, साथ साथ मैं ये भी कर सकता हूँ। तो ये दोनों ही प्रोसेस ये अकेला ही कर देता है। तो यहाँ हमें केवल एक ही एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज 3PGAL डिहाइड्रोजिनेज, जो कि ऑक्सीडेशन भी करवा देता है,
NADH भी बना देता है और फॉस्फेट को भी यहाँ ऐड कर देता है। तो इस तरीके से जो 6th स्टेप है उसमें 2 स्टेप हुए हैं, मतलब 2 प्रोसेस हुई हैं, ऑक्सीडेशन प्लस फॉस्फोराइलेशन। हमें मिला क्या है, हमें 3PgAl से मिल गया है 1,3-bis-फॉस्फोग्लिसरेट, ये जो कि एक एसिड है, और यहाँ हमें मिले हैं 2 NADH। ठीक है, हमें 2 PI यहाँ देने पड़े हैं। तो आई होप ये बातें समझ आ गई होंगी 6th स्टेप में हमने जो पढ़ा है। अभी देखिए आगे बात करते हैं, 6th हो गया है, अब बात करते हैं 7th स्टेप की। तो फिलहाल हमारे पास क्या है, हमारे पास है फिलहाल 1,3-bis-फॉस्फोग्लिसरेट, जिसको शॉर्ट में PG भी बोलते हैं। तो हमारे पास है 1,3-bis-फॉस्फोग्लिसरेट। अब ये बोलता है कि बहुत टाइम हो गया है, ये जो एक्स्ट्रा मेरे पास फॉस्फेट है ना, अब मैं इसको होल्ड नहीं कर सकता, अब मैं इसको डोनेट करना चाहता हूँ, मैं फॉस्फेट देना चाहता हूँ। तो ठीक है, वहाँ बहुत सारे हैं अभी इंसान जो लेना चाहते हैं, क्या है, ADP। वहाँ बहुत सारे ADP घूम रहे हैं कि कोई हमें फॉस्फेट दे, कोई हमें फॉस्फेट दे। तो इनको फॉस्फेट चाहिए और ये देने वाला है, तो ये यहाँ पर अपने फॉस्फेट को रिमूव करता है और यहाँ ऐड हो जाता है, तो बन जाता है ATP। तो बन जाता है ATP। तो हमारे पास कितने 1,3-bis-फॉस्फोग्लिसरेट हैं, 2 हैं, तो 2 ही ADP चाहिएंगे और हमें 2 ही ATP मिली हैं। तो अब ये क्या बन जाएगा, इसका जो फर्स्ट है वो हट गया है, तो अब ये बन जाएगा 3-फॉस्फोग्लिसरेट। अब बिस तो हम नहीं लगाएंगे क्योंकि बिस किसके लिए होता है, 2 फॉस्फेट के लिए, लेकिन इसका एक फॉस्फेट रिमूव हो गया है, तो अब ये बन गया है 3-फॉस्फोग्लिसरेट। चलो मैं लिख देती हूँ उसको, 3-फॉस्फोग्लिसरेट, जिसको आप 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी बोल सकते हैं, सेम बातें हैं। ठीक है, तो हमें मिल गया है 3-फॉस्फोग्लिसरेट। तो यहाँ पर भी क्या हुआ है, एडिशन ऑफ फॉस्फेट हुआ है। किस में ऐड हुआ है फॉस्फेट, ADP में। तो ये भी क्या है, अच्छा ये कौन सा स्टेप है, ये 7th स्टेप है, और यहाँ पर भी हुआ है फॉस्फोराइलेशन। यहाँ पर भी हुआ है फॉस्फोराइलेशन, और किया किसने है, एक एंजाइम ने, जिसका नाम है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। इस एंजाइम का नाम है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, जो कि फॉस्फेट को यहाँ से रिमूव करेगा और यहाँ पर ऐड कर देगा। तो अब देखो ये SLP हुआ या नहीं हुआ, SLP मतलब सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट ने फॉस्फेट दिया और ADP ने गेन कर लिया। तो ये जो फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज है, ये कुछ ऐसा एंजाइम रहा होगा, यहाँ इसने ऐड कर लिया ADP को और यहाँ इसने ऐड कर लिया 1,3-bis-फॉस्फोग्लिसरेट को। इसने अपना एक फॉस्फेट दिया और वो फॉस्फेट ऐड हो गया यहाँ पर, तो अब ये बन गया ATP और ये बन गया 3-फॉस्फोग्लिसरेट। तो सबस्ट्रेट के लेवल पर ही फॉस्फोराइलेशन हुआ है। तो ये जो ATP बने हैं, ये कैसे बने हैं, विद द हेल्प ऑफ SLP, यानी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, अच्छा एक बात और हमने छोड़ दी थी कि ये है रिवर्सिबल। यहाँ पर ये वाला स्टेप जो है ये भी रिवर्सिबल है, मतलब ये भी फिर से इसमें कन्वर्ट हो सकता है। इसके बाद ये वाला स्टेप जो हमने पढ़ा है ये भी रिवर्सिबल होता है। तो अब तक हमारे पास केवल 2 स्टेप ऐसे आए हैं जो इरिवर्सिबल हैं, फर्स्ट और थर्ड, बाकी अभी तक सारे कैसे हैं, रिवर्सिबल है। तो हम आ गए हैं अपने 7th स्टेप पर, हमारे पास क्या है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट। अब आगे बात करते हैं कि ये अपने आइसोमर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट है, इसका जो फॉस्फेट है अब 3rd कार्बन से हटके 2nd कार्बन पर आ जाता है। तो इसलिए अब ये बन जाएगा 2-फॉस्फोग्लिसरेट बन जाएगा ये। तो ये भी क्या है, बेसिकली इसका आइसोमर ही है। तो इसको भी कौन कंडक्ट करता है, आइसोमेरेज, या फिर इसको म्यूटेज भी बोलते हैं, और ये स्टेप भी क्या है, रिवर्सिबल है। और है कौन सा स्टेप, ये 8th है, 8th। तो यहां पर भी क्या हुआ है, आइसोमेराइजेशन हुआ है, ठीक है। तो 3-फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो गया 2-फॉस्फोग्लिसरेट में। कितने मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल हैं और यहाँ पर भी 2 हैं। अच्छा ये ATP भी कितनी बनी है, 2, ठीक है, इसके बारे में हमने बात कर ली है। चलिए तो अब हमारे पास बात आती है 8th की। फिलहाल हमारे पास क्या है, 2-फॉस्फोग्लिसरेट है, कितने मॉलिक्यूल हैं, 2। अब ये कन्वर्ट होता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट में, ये कन्वर्ट होता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट में, जिसको हम शॉर्ट में PEP
पी भी बोलते हैं, फोस्फोइनोल पायरुवेट। कितने बनेंगे? 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। और ये भी क्या है? एक रिवर्सिबल स्टेप है। कौन सा है? 9th है। और ये होता कैसे है? डिहाइड्रेशन से। कैसे? डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ H2O। तो यहाँ H2O को रिमूव किया जाता है, तब जाकर ये रिएक्शन होती है। कौन करता है? एंजाइम का नाम है इनोलेज। इनोलेज एक एंजाइम है जो कि वाटर को रिमूव करके फिर 2PG को कन्वर्ट कर देता है फोस्फोइनोल पायरुवेट में। अब ये फोस्फोइनोल पायरुवेट जो है ये फाइनली कन्वर्ट होता है पायरुवेट में। ये फाइनली कन्वर्ट होता है पायरुवेट में। तो फोस्फोइनोल कितने थे? 2 थे। तो पायरुवेट भी कितने बनेंगे? पायरुवेट भी हमारे पास 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। ठीक है। अच्छा आप देखो, ये फोस्फोइनोल पायरुवेट में तो एक फोस्फेट भी था, लिखा है ना फोस्फो, तो मतलब इसके पास एक फोस्फेट था। लेकिन जब ये पायरुवेट बना तो कोई फोस्फेट नहीं है, मतलब इसने अपना फोस्फेट डोनेट कर दिया है। अब ये देना चाहता है और लेना कौन चाहता है? ADP। तो यहां पर ADP आते हैं और वो इस फोस्फेट को गेन करके कन्वर्ट हो जाते हैं ATP में। तो कितने फोस्फोइनोल हैं? 2 हैं। तो 2 ही फोस्फेट रिमूव होंगी तो 2 ही ADP चाहिएंगे, 2 ही ATP बनी है, क्योंकि यहाँ पर 2 ही फोस्फोइनोल पायरुवेट है। ये काम किसने किया? ये काम किया है पायरुवेट काइनेज ने। यहाँ लिख लेते हैं पायरुवेट काइनेज ने ये काम किया है। और किया क्या है? एडिशन ऑफ फोस्फेट किया है। मतलब 10th स्टेप पर भी क्या हुआ है? फोस्फोराइलेशन हुआ है। 10th स्टेप पर भी क्या हुआ है? फोस्फोराइलेशन हुआ है। अगेन ये भी क्या SLP नहीं है? देखिए SLP है ये भी, मतलब सबस्ट्रेट लेवल पर ही फोस्फोराइलेशन हुआ और ATP बन गया। तो ये भी ATP कैसे बना है? SLP से ही बना है। तो वहां पर लिखा भी था ना कि ग्लाइकोलिसिस में 2 प्रोसेस ऐसी हैं जहां पर SLP से ATP बनता है। एक हमने देखा ये हमारा 10th स्टेप है, और एक शायद 7th स्टेप था जिस पर SLP हुई है। 7th पर भी यहाँ SLP हुई है। ठीक है। तो इस तरीके से, लेकिन ये जो स्टेप है ना ये इरिवर्सिबल है। ये इरिवर्सिबल है। अब हमारे पास 3 स्टेप ऐसे हो गए हैं जो इरिवर्सिबल हैं, 1st, 3rd और 10th स्टेप। ठीक है। तो ये करता है पायरुवेट काइनेज, जिसको शॉर्ट में हम PK भी बोलते हैं। इसको भी आयंस की रिक्वायरमेंट होती है फॉर देयर फंक्शन। कौन सा आयन? K पॉजिटिव प्लस Mg2 पॉजिटिव, या फिर Mn2 पॉजिटिव भी चलेगा। Mn2 पॉजिटिव या फिर K पॉजिटिव प्लस मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, ये आयंस चाहिए पायरुवेट काइनेज को अपना काम करने के लिए। करता क्या है पायरुवेट काइनेज? फोस्फोराइलेशन करता है सबस्ट्रेट लेवल पर। मतलब फोस्फोइनोल से पायरुवेट लेगा, फोस्फेट लेगा, ADP में जोड़कर ATP बना देगा और इसको कन्वर्ट कर देगा पायरुवेट में। तो हमारे पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट है। और कितने कार्बन के हैं? 3 कार्बन के हैं। 3 कार्बन के हमारे पास 2 पायरुवेट आए हैं। एक ये कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। तो एक तो ये आया है और एक और बनेगा, क्योंकि हमारे पास ग्लूकोज में कितने कार्बन थे? 6 कार्बन थे। अब 6 कार्बन से 3 कार्बन के 2 पायरुवेट बने हैं, तो ये बन गया है पायरुवेट। और ये है हमारा 10th स्टेप, दैट इज फोस्फोराइलेशन। तो आई होप चीजें आपको समझ आ गई हैं। 10 के 10 स्टेप हमने देख लिए हैं, एंजाइम हमने देख लिए हैं, क्या प्रोसेस का नाम है वो हमने देख लिया है, क्या बना है क्या नहीं बना है सब हमने देख लिया है। अब देखते हैं ओवरऑल रिएक्शन क्या है ग्लाइकोलिसिस की। ग्लूकोज दिया हमने, इनपुट में हमने क्या दिया? ग्लूकोज दिया। हमें मिला क्या? आउटपुट में हमें मिला 2 पायरुवेट मिले हैं जो कि 3 कार्बन का एक है। तो 2 हमें पायरुवेट मिले हैं, 2 हमें ATP मिली हैं, 2 हमें NADH मिले हैं। ये 2 ATP कैसे मिली है अभी बताऊंगी। हमें 2 NADH मिले हैं। ठीक है। तो ये हमने ग्लूकोज दिया जो कि 6 कार्बन का मॉलिक्यूल था। फिर हमें क्या मिला? प्लस में हमें 2 पायरुवेट मिले। 1 कार्बन का मतलब 3 कार्बन का ये है और 3 कार्बन का ये है। ठीक है। तो ये क्या है? 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, जबकि ग्लूकोज क्या था? कार्बोहाइड्रेट था। ये क्या है? एक एसिड है। ठीक है। साथ में हमें एनर्जी भी मिलती है। तो ये ओवरऑल रिएक्शन है ग्लाइकोलिसिस की। अब देखो कुछ पॉइंट्स है यहाँ, चलिए एक बार दोनों मिलकर सोल्व करते हैं, मैं भी और आप भी, देखते हैं हमें कितनी चीजें आई हैं। तो ग्लाइकोलिसिस में हमने सबस्ट्रेट क्या दिया है? ग्लाइकोलिसिस में हमने क्या सबस्ट्रेट दिया है? हमने दिया है ग्लूकोज, वो भी कैसा? अल्फा डी ग्लूकोज। अगर आपको ये खुद से सोल्व करना है तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से सोल्व कर लीजिए, मैं भी करवा देती हूँ ताकि आप चेक भी कर सको बीच में। तो सबस्ट्रेट में हमने दिया 2D मतलब अल्फा डी ग्लूकोज दिया है। कितना? एक ग्लाइकोलिसिस के लिए 1 ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है। और हमने क्या दिया? हमने 2 ATP दिए है ना, फर्स्ट में और थर्ड स्टेप में हमने 2 ATP दिए हैं, एक फर्स्ट में एक थर्ड में। और हमने क्या दिया लास्ट में? जब हमें 4 ATP मिले हैं, वो कैसे मिले हैं? क्योंकि हमने 4 ADP दिए थे।
और हमने क्या दिया, 6th स्टेप में हमें NADH मिला। कैसे, जब हमने NAD दिए, कितने NAD दिए हमने, 2 NAD पॉजिटिव दिए। और क्या दिया, इसी स्टेप पर हमने 2 PI भी दिए थे। तो आई थिंक इससे अलग हमने कुछ नहीं दिया। 1 मॉलिक्यूल ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, 2 ATP दिए हैं, 4 ADP दिए हैं, 2 NAD पॉजिटिव दिए हैं और 2 PI दिए हैं। एंजाइम्स तो हैं ही सेल के अंदर। हमें मिला क्या है, हमें 2 मॉलिक्यूल मिले हैं पायरुवेट के, हमें 2 मॉलिक्यूल मिले हैं पायरुवेट के। 2 ATP दिए थे तो इससे हमें 2 ADP मिले हैं। 4 ADP दिए थे तो हमें यहाँ 4 ATP मिले हैं। 2 NAD पॉजिटिव दिए थे तो हमें यहाँ 2 NADH मिले हैं। ये तो फिर इस्तेमाल हो गए हैं उसमें, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये चीजें मिली हैं प्रोडक्ट के फॉर्म में, 2 पायरुवेट, 2 ADP, 4 ATP और 2 NADH। ओके, एनर्जी इन्वेस्टिंग फेज कौन सा था, कहाँ कहाँ हमने एनर्जी दी है, हमने एक फर्स्ट में दी है और एक थर्ड में दी है। तो ये दोनों स्टेप क्या हैं, ये एनर्जी इन्वेस्टिंग फेज है। अच्छा, एनर्जी प्रोडक्शन वाला फेज कौन कौन सा है, कहाँ हमें एनर्जी मिली है, हमें मिली है एक तो हमें मिली है 7th पर और एक हमें मिली है 10th पर। कैसे मिली है, विद द हेल्प ऑफ SLP से मिली है। OP अब तक नहीं हुआ है, SLP से मिली है बस, 7th पर और 10th पर। NADH फॉर्मिंग स्टेप कौन सा था, NADH फॉर्मिंग स्टेप था 6th स्टेप, जहां पर हमें 2 NADH मिले हैं, 2 NADH मिले हैं। ओके, रेट लिमिटिंग और मेन कंट्रोल स्टेप कौन सा है, अच्छा मैं इसके बारे में बता देती हूँ। जो स्टेप नंबर 3 है, जहां फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हुआ है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में, वो एक ऐसा स्टेप है जो कि रेट लिमिटिंग है। इसका मतलब क्या होता है, रेट लिमिटिंग का मतलब है कि पूरी ग्लाइकोलिसिस का जो रेट है वो कौन डिसाइड करेगा, 3rd स्टेप। अगर 3rd स्टेप मतलब फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज अगर फास्टली काम कर रहा है, जल्दी जल्दी काम कर रहा है, तो पूरी रिएक्शन जल्दी होगी। अगर वो स्लो मैनर में काम कर रहा है तो पूरी रिएक्शन स्लो चलेगी। मतलब पूरी रिएक्शन की जो स्पीड है वो किस पर डिपेंड करेगी, 3rd स्टेप पर। तो इसलिए 3rd स्टेप को हम बोलते हैं रेट लिमिटिंग, या फिर जो मेन कंट्रोल है, मतलब ग्लाइकोलिसिस पर अगर हमें कंट्रोल करना है तो हम केवल 3rd स्टेप को करेंगे। अगर हमें जल्दी करवानी है ग्लाइकोलिसिस तो 3rd स्टेप को हम फास्ट कर देंगे तो पूरी रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। अगर हमें पूरी रिएक्शन को मतलब पूरी प्रोसेस को स्लो करवाना है तो 3rd स्टेप को हम स्लो कर देंगे तो पूरा जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगा। तो मेन कंट्रोल स्टेप या फिर रेट लिमिटिंग स्टेप कौन सा है, 3rd वाला है, जहां पर किसने काम किया है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज ने काम किया है। और किया क्या इसने फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट कर दिया था फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में, ठीक है। चलिए, इरिवर्सिबल स्टेप कौन कौन से थे याद कीजिए। इरिवर्सिबल स्टेप था हमारा फर्स्ट वाला हेक्सोकाइनेज वाला, 3rd फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज वाला एंड पायरुवेट काइनेज वाला, यानी 10th स्टेप। ये तीनों स्टेप कैसे हैं, इरिवर्सिबल हैं, बाकी सब रिवर्सिबल होते हैं। H2O रिमूवल स्टेप कौन सा था, 9th स्टेप। 9th स्टेप में क्या हुआ, डिहाइड्रेशन हुआ। किसने किया, एनोलेज ने किया, जिसने कि एक H2O को रिमूव करके 2PG को कन्वर्ट कर दिया था फॉस्फोइनोल पायरुवेट में, ठीक है। तो आई होप इन सब चीजों से अब आपको बातें समझ आ गई हैं, कहाँ हमने क्या पढ़ा है, ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं एनर्जी कितनी फॉर्म हुई है, ठीक है। तो यहां हमने देखा है कि जब एनर्जी फॉर्म हुई है ग्लूकोज से तो 2 तो ATP हमें मिलती है और 2 NADH। लेकिन 2 क्यों बोलते हैं, हमें तो 4 ATP मिली है। लेकिन हम करेंगे कैसे कि हमें 4 ATP मिली है ग्लाइकोलिसिस में, ऑब्वियसली कहाँ कहाँ मिली है, एक हमें मिली है 7th स्टेप पर और 2 हमें मिली है 10th स्टेप पर। तो 2 मिली है 7th पर और 2 मिली है 10th पर। इस तरीके से हमें 4 ATP मिली है। लेकिन हमने 2 ATP दी भी तो हैं, 2 ATP हमने दी भी तो हैं, कहाँ कहाँ, फर्स्ट पर और थर्ड पर, फर्स्ट पर और थर्ड पर हमने दी हैं। इसलिए बोलते हैं कि 2 ATP दी हैं, 4 बनी हैं। तो हमारे पास मिली कितनी, हमें सेल में मिली कितनी है, 2 ATP मिली हैं। तो उसमें भी वेरी करता है। अगर क्वेश्चन आता है कि नेट ATP कितनी है ग्लाइकोलिसिस में, ATP नेट ATP, तो वो कितनी है, 2 है। अगर आता है ग्रोस, मतलब ग्रोस ATP कितनी है, तो आप लिखेंगे 4। ग्रोस का मतलब होता है टोटल आया कितना, टोटल आया कितना है। तो ग्रोस ATP कितने हैं, 4 हैं। और नेट का मतलब क्या होता है कि हमारे पास आया कितना और खर्च कितना हो गया। आया कितना है माइनस खर्च कितना हुआ है, उसके बाद जो बचा है उसे बोलते हैं नेट ATP। तो हमारे पास आई कितनी है, 4, हमने दी कितनी है, 2, तो बची कितनी, 2।
तो यहाँ पर जो नेट एटीपी अगर क्वेश्चन करके आता है तो आप लिखेंगे 2 एटीपी हैं, और अगर ग्रोस पूछता है तो 4 एटीपी हैं। ठीक है, तो बेसिकली ग्लाइकोलिसिस में हमें 2 एटीपी मिली हैं और 2 NADH मिले हैं। कौन से स्टेप पर? 6th स्टेप में हमें 2 NADH मिले हैं। तो ये बातें तो आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। तो क्वेश्चन अगर ऐसे आता है कि कितनी बार SLP हुआ है, तो 2 बार SLP हुआ है। ठीक है, एक हमारे 7th स्टेप पर, एक 10th पर। और SLP से कितनी ATP मिली है? ग्लाइकोलिसिस में SLP से हमें 2 ATP मिली है। हालांकि मिली तो 4 हैं, लेकिन अगर हम नेट की बात करते हैं तो 2 ही ATP बचती हैं, और वो दोनों ATP बनी कैसे हैं? SLP से। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि ग्लाइकोलिसिस में SLP जो है कितनी बार हुआ कितनी बार हुआ है और कितने ATP मिले हैं? तो आप लिखेंगे 2 बार, मतलब 2 टाइम SLP हुआ है और 2 टाइम 2 ही हमें ATP मिली है। ठीक है, चलिए अब आगे इसमें थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट है जो मुझे बताना है। अगर ये ग्लाइकोलिसिस एरोबिक रेस्पिरेशन का है, ठीक है, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस क्या होता है? कॉमन होता है, आइदर एरोबिक हो या फिर एनारोबिक हो। तो अगर ग्लाइकोलिसिस हुआ है उसके बाद फिर वो एरोबिक में मूव कर गया है, यानी लिंक रिएक्शन हुई है, क्रेब्स साइकिल हुई है, ETS हुआ है, तो वहां पर पूरी 7 ATP बनती हैं। अगर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की बात करते हैं तो 7 ATP बनती है ग्लाइकोलिसिस से। कैसे? 2 तो बनी है SLP से, अभी मैंने बताया आपको 2 ATP बनती है SLP से, 2 ATP बनी है SLP से, बाकी 5 ATP बनती है OP से। 5 ATP बनती है OP से। OP क्या था? ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन, सेकेंड मेथड और इनडायरेक्ट मेथड ऑफ ATP सिंथेसिस, जो कहाँ जाकर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है, जब ETS चलता है उस दौरान ये ATP बनाता है। और यहाँ पर जो एक NADH है, एक NADH ETS के दौरान 2.5 ATP बनाता है। तो यहाँ कितने NADH हैं? 2 हैं, तो 2 NADH मिलकर बनाएंगे 5 ATP। तो इस तरीके से 5 ATP तो मिलेंगी हमें OP से और 2 ATP मिली है हमें SLP से, तो कंबाइन होकर ये हो जाएंगी 7 ATP। तो देखो आपको चीजें याद करनी है, क्वेश्चन में किसी तरीके से भी पूछ सकता है। OP से कितनी ATP है, SLP से कितनी ATP है, टोटल अगर ऑक्सीजन है तो कितना ATP हमें मिलेगा ग्लाइकोलिसिस से, तो वो हो जाएंगे 7। अगर ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन है, तो केवल हमें 2 ही ATP मिलती हैं, क्योंकि NADH बनता तो है लेकिन वो ETS में नहीं जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। अब अगर वो ETS में नहीं जाएगा तो वो ATP नहीं बना पाएगा, इसलिए केवल 2 ही ATP बन पाती हैं, जो कि SLP से बनती हैं। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो 2 ATP मिलती हैं वो कैसे मिलती हैं? OP से या फिर SLP से? तो वो मिलती हैं SLP से, यानी सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन से। ठीक है, चलिए अब एक मेन पॉइंट, बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये ग्लाइकोलिसिस का, दैट इज रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस। मैं मानती हूँ कि अब तक जितने भी क्वेश्चन ग्लाइकोलिसिस आए हैं वो मोस्टली रेगुलेशन से ही आए हैं। ठीक है, तो रेगुलेशन का मतलब है कि चीजों को कम और ज्यादा करना अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, वो सेल कब कर सकता है? यदि सेल के पास ऐसे एंजाइम हैं जो कि रेगुलेट हो सकते हैं, तो वो पूरी प्रोसेस को भी रेगुलेट कर सकता है। और हमने अभी पढ़ा है कि 3 एंजाइम ऐसे होते हैं, नहीं भी पढ़ा है तो बता देती हूँ, 3 एंजाइम ऐसे होते हैं ग्लाइकोलिसिस में जो कि रेगुलेट किए जा सकते हैं। और जो एंजाइम रेगुलेट किया जा सकता है उनको बोलते हैं एलोस्टेरिक एंजाइम। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? जो हमारी रिएक्शन का प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप था, दैट इज ग्लूकोज को हमने कन्वर्ट किया था ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में। यहां पर जो एंजाइम आया था दैट इज हेक्सोकाइनेज। ये हेक्सोकाइनेज कैसा है? रेगुलेटरी एंजाइम है, तो ये भी रेगुलेशन में हेल्प करेगा। इसके बाद जो हमारा थर्ड स्टेप था जो कि मेन कंट्रोल था, जिसमें फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट जो है कन्वर्ट हुआ था फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट में, और यहाँ जो एंजाइम आया था फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज आया था, ये भी एक रेगुलेटरी एंजाइम होता है, मतलब एलोस्टेरिक एंजाइम होता है। इसके बाद जो 10th स्टेप होता है जिसमें कि PEP फोस्फोइनोल पायरुवेट कन्वर्ट हुआ था पायरुवेट में, और यहाँ जो एंजाइम इस्तेमाल हुआ था वो था पायरुवेट काइनेज यानी PK। ये भी एक रेगुलेटरी एंजाइम है, बाकी सब नॉन रेगुलेटरी थे। तो केवल ग्लाइकोलिसिस को अगर हमें रेगुलेट करना है तो बस इन तीनों को रेगुलेट करना पड़ेगा। एक बार ये रेगुलेट हो गए तो हम पूरे ग्लाइकोलिसिस को रेगुलेट कर सकते हैं। मतलब अगर हम चाहते हैं ग्लाइकोलिसिस धीरे चले तो हम इन तीनों का काम जो है वो धीरे कर देंगे। अगर हम चाहते हैं ग्लाइकोलिसिस फास्ट हो तो हम इन तीनों के काम को फास्ट कर देंगे। इसमें भी जो मेनली यूज किया जाता है
वो होता है थर्ड स्टेप, यानी फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज वाला स्टेप जो है ये मेन कंट्रोल होता है। तो ये तीनों ही स्टेप और ये तीनों ही जो एंजाइम है ये रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस में हेल्प करते हैं। इनमें कॉमन क्या है? इनमें कॉमन ये है कि तीनों में ही फॉस्फोराइलेशन हुआ है, मतलब यहाँ पर भी एडिशन ऑफ फॉस्फेट, यहाँ भी और यहाँ भी। साथ साथ ये तीनों ही किसने किए हैं? रेगुलेटरी यानी एलोस्टेरिक एंजाइम ने किया है। और थर्ड स्टेप, ये तीनों ही स्टेप क्या होते हैं? इरिवर्सिबल होते हैं, मतलब इनको फिर से कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब यहाँ रेगुलेट करते कैसे हैं? ये जो स्लाइड है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें हम बात करेंगे हेक्सोकाइनेज को हम कैसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं, एक्टिविटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज को हम कैसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और पायरुवेट काइनेज यानी पीके को हम कैसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अगर हेक्सोकाइनेज को हमें फास्ट करना है तो हमें चाहिएगा एक्टिवेटर, अगर इसकी एक्टिविटी को हमें कम करना है तो हमें चाहिएगा इनहिबिटर। सेम यहाँ पर, सेम यहाँ पर। अगर पीएफके की एक्टिविटी को हमें बढ़ाना है तो चाहिएगा एक्टिवेटर, कम करना है तो चाहिएगा इनहिबिटर। यहाँ पीके की एक्टिविटी को अगर हमें बढ़ाना है तो चाहिएगा एक्टिवेटर, कम अगर करना है तो चाहिएगा इनहिबिटर। अब कैसे कम या ज्यादा कर सकते हैं? हेक्सोकाइनेज के केस में एक्टिवेटर की तरह काम करता है एएमपी। एएमपी क्या होता है? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अगर सेल के अंदर एएमपी की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो इसका मतलब है कि सेल में एनर्जी की सख्त रिक्वायरमेंट है, मतलब सारे एडीपी भी खत्म हो गए हैं, वो एएमपी में कन्वर्ट हो गए हैं, मतलब सेल में बहुत सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो जैसे ही एएमपी ज्यादा होते हैं तो हेक्सोकाइनेज को इंडिकेशन मिलता है कि मुझे काम करना है ताकि एटीपी बन सके। तो एक्टिवेटर की तरह कौन काम करेगा? एएमपी। ठीक है, आगे जो है इनहिबिटर की तरह कौन काम करता है? एटीपी और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। मतलब मानो ये सेल है और सेल में ऑलरेडी बहुत सारी एटीपी है, बहुत सारी एटीपी है, तो क्या फर्दर ग्लाइकोलिसिस करने की रिक्वायरमेंट है? नहीं है, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस से भी हमें एनर्जी मिलेगी और ऑलरेडी एनर्जी है इतनी। तो अगर एटीपी ज्यादा है तो वो एज अ इनहिबिटर की तरह काम करेगा, मतलब कि एचके को काम नहीं करने देगा। ऐसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अगर ज्यादा है, क्योंकि देखो ये ग्लूकोज था, इससे बना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, तो ये बना कैसे है? हेक्सोकाइनेज से। तो हेक्सोकाइनेज ने बहुत सारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना दिया है, अब इसे काम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेल में ऑलरेडी बहुत सारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है। तो ये दोनों ही एक्ट करते हैं एज अ इनहिबिटर फॉर द हेक्सोकाइनेज एक्टिविटी। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज की बात करें तो यहाँ पर एक्टिवेटर की तरह काम करता है एक एएमपी और एक फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट भी एक्ट करता है एज ए एक्टिवेटर। और बात करें अगर इनहिबिटर की तरह कौन एक्ट करता है? एटीपी, सिट्रेट और H पॉजिटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है ये एक्ट करती है एज अ इनहिबिटर। ठीक है, पीके के लिए बात करें तो एक्टिवेटर है इसका एएमपी, एडीपी, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, जबकि इसका इनहिबिटर कौन है? एटीपी, एसिटाइल कोए और एलेनिन। ये देखो आपको याद करने हैं, बिल्कुल अच्छे से याद करने हैं। तो देखो यहाँ हमने सब बातें देख ली हैं, कौन किसको एक्टिवेट करता है, कौन किसको इनहिबिट करता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ग्लाइकोलिसिस का पूरा पार्ट हमने कर लिया है। अब इसके आगे के बारे में बात करते हैं कि चलो ठीक है पायरुवेट बन गया है, अब आगे क्या होगा? तो ये है मेटाबॉलिक फेट ऑफ पायरुवेट, मतलब पायरुवेट बन तो गया है, अब उसका आगे क्या होगा? तो पहले हमने क्या किया? ग्लूकोज दिया, जिससे ग्लाइकोलिसिस हुआ तो हमें 2 NADH मिल गए और 2 पायरुवेट मिल गए। अब इस पायरुवेट का क्या होगा? अब ये पायरुवेट 3 तरीके से मूव कर सकता है। अगर वो ऐसे सेल में है जहां ऑक्सीजन भी है और माइटोकॉन्ड्रिया भी है तो वो करेगा एरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब ये पायरुवेट क्या करेगा? लिंक रिएक्शन करेगा और फिर सिट्रिक एसिड साइकिल चलाएगा और फिर ETS में चला जाएगा, मतलब ये कंप्लीट यहाँ TCA साइकिल चलेगी, सिट्रिक एसिड साइकिल, जिसको CAC साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, जिसमें ये CO2 प्लस H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर कोई ऐसा सेल है जिसमें कि ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टेट में, मतलब ऑक्सीजन भी नहीं है और माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है, मतलब दोनों ही अगर नहीं है और कोई एक भी अगर नहीं है तो वो पायरुवेट फिर कन्वर्ट हो जाता है लैक्टेट में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। अगर वहाँ पर मतलब बैक्टीरिया का कोई सेल है तो फिर वो कन्वर्ट हो जाता है इथेनॉल में, जहाँ पर यूज़ होता है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन का, मतलब ये प्रोसेस का नाम है और एंजाइम यहाँ यूज़ होता है, तो पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है इथेनॉल में। तो ये है मेटाबॉलिक फेट ऑफ पायरुवेट कि पायरुवेट बन तो गया है, अब आगे उसका क्या होगा? तो अगर ऑक्सीजन भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है तो वो कन्वर्ट होगा CO2 प्लस H2O में। अगर वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया तो है पर ऑक्सीजन नहीं है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टेट में, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही नहीं है तो भी वो लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। समहाउ कभी कभी वो इथेनॉल में भी कन्वर्ट होता है, डिपेंड करता है कि वो किस सेल के अंदर बना है।
ठीक है, तो ये है मेटाबॉलिक फेट ऑफ पायरुवेट। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ग्लाइकोलिसिस देखिए हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। पहले हमने पढ़ा है ग्लाइकोलिसिस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिर हमने पढ़े हैं कि सबस्ट्रेट क्या चाहिएगा, फिर हमने स्टेप्स देखे हैं, फिर इनको डिटेल में हमने पढ़ा है, फिर एनर्जी का शीट चार्ट देखा है हमने, और उसके बाद फिर हमने देखा है मेटाबॉलिक फेट ऑफ पायरुवेट। अब हम बात कर रहे हैं कुछ क्वेश्चंस की जो कि PYQs है, मतलब नेट में ये पहले क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये दिसंबर 2015 का क्वेश्चन है, दिया है द फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट अबाउट द पायरुवेट काइनेज। यहाँ आपको बातें दी हैं अबाउट द पायरुवेट काइनेज जो कि 10th स्टेप पर इस्तेमाल हुआ था। इसके रिगार्ड में आपको ये कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, पूछा है कौन कौन सी स्टेटमेंट यहाँ ट्रू है, सही है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट में लिखा है ATP इज एन एलोस्टेरिक इनहिबिटर ऑफ पायरुवेट काइनेज। ये पायरुवेट काइनेज का जो है ATP इनहिबिटर होता है, बिल्कुल अभी हम पढ़ के भी आए हैं। देखो मैं फिर से दिखा देती हूँ। अच्छा, ये देखिए अभी हमने पढ़ा है पायरुवेट काइनेज का इनहिबिटर कौन है, ATP। तो हमारे क्वेश्चन में भी ऐसा दिया है कि ATP इज द इनहिबिटर ऑफ द PK, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। ए क्या है, ए हमारा सही स्टेटमेंट है, ठीक है। इसके बाद लिखा है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट इज एन एक्टिवेटर ऑफ PK। तो मतलब फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट इज द एक्टिवेटर ऑफ द PK, तो बिल्कुल सही बात है। ये स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। सी में लिखा है ADP इज द एलोस्टेरिक इनहिबिटर ऑफ द PK, ये गलत है। मतलब ये कह रहा है कि ADP क्या है, इनहिबिटर है, लेकिन ADP तो एक्टिवेटर था। देखो ADP क्या है, एक्टिवेटर है, ना कि इनहिबिटर, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी गलत, तो सी गलत है। डी देखिए एलेनिन इज द एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर ऑफ द PK, तो ये बिल्कुल सही बात है कि जो एलेनिन है वो भी क्या है, एक मॉड्यूलेटर है, मतलब जो उसको मॉड्यूलेट कर सकता है, जो उसकी एक्टिविटी को मॉड्यूलेट कर सकता है, ज़्यादा या कम में ये हेल्प करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो ए सही है, बी सही है, डी सही है, यानी कि सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं बहुत ही आसान है और रेगुलेशन से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दिसंबर 2017 का क्वेश्चन है। यहाँ आपको दिया है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सडन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ ATP एंड सिट्रेट ऑन एन एरिथ्रोसाइट अंडरगोइंग द ग्लाइकोलिसिस। RBC का एक सेल है जो कि ग्लाइकोलिसिस कर रहा है और तुरंत से हमने क्या कर दिया, ATP की जो कंसंट्रेशन है और सिट्रेट की जो कंसंट्रेशन है उसको बढ़ा दिया है, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। हमें पता है कि जो फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज है, जो फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज है उसके लिए अगर ATP बढ़ जाएगी और सिट्रेट बढ़ जाएगा तो ये एक्ट करेंगे एज अ इनहिबिटर, जिससे इसकी एक्टिविटी डाउन हो जाएगी। और अगर इसकी एक्टिविटी डाउन हुई है तो पूरा ही ग्लाइकोलिसिस कम हो जाएगा, मतलब स्लो हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, मेन कंट्रोल ऑफ द प्रोसेस है PF की। तो अगर सिट्रेट बढ़ा है, ATP बढ़ा है, तो ये कम होगा, ये कम होगा, तो ग्लाइकोलिसिस रुक जाएगी या बहुत ही कम हो जाएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इट इनहिबिट द ग्लाइकोलिसिस, ये फर्स्ट स्टेप भी बिल्कुल हमारा सही है, फर्स्ट ऑप्शन ही। सेकंड में लिखा है स्टिमुलेट नहीं, द रेट ऑफ ग्लाइकोलिसिस रिमेन अनअल्टर्ड, ऐसा भी नहीं होगा। द रेट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इंक्रीज ग्रेजुअली, इंक्रीज भी नहीं होगा, ना ही अनअल्टर्ड होगा, ना ही स्टिमुलेट होगा, वो कैसा होगा, इनहिबिट हो जाएगा, ग्लाइकोलिसिस इनहिबिट हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलिए आगे बात करते हैं। ये है जून 2021 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देती हूँ, इस क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे, इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन में दिया क्या है, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज PFK catalyze one of the regulatory step in the glycolysis, which one of the following metabolic change lead to the activation of the phosphofructokinase। इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ये बता रहा है कि फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज का लेवल बढ़ सकता है। ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है और कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, आइदर A है, B है, C है या फिर D है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जून 2022 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है, which one of the following correctly describe the effect of a mutation in the phosphofructokinase that leads only to the loss of allosteric regulation by ATP। तो ये जून 2022 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। बोला है आपको कि मानो ये फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज है और इसके इस साइट पर आकर बाइंड करता है ATP। तो यहाँ अगर ATP बाइंड कर लेता है तो हमें पता है कि ATP इसका इनहिबिटर है, तो अगर यहाँ ATP आकर बाइंड कर लेगा तो क्या होगा, तो इसकी जो एक्टिविटी है वो कम हो जाएगी, मतलब फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज
कम काम करने लगेगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में दिया है कि यदि फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज की उस साइट पर म्यूटेशन हो जाए जिस पर कि आकर एटीपी बाइंड करता है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। ऑब्वियसली अगर यहाँ एटीपी बाइंड नहीं कर पाएगा तो इसकी एक्टिविटी तो हाई हो जाएगी, मतलब ये लगातार काम करता रहेगा, क्योंकि एटीपी बाइंड करके इसकी एक्टिविटी को कम कर देता है या बिल्कुल खत्म कर देता है। लेकिन अगर वहाँ म्यूटेशन हो गया है, यानी कि अब पहले ये ऐसे था, अब ये ऐसे हो गया है, ठीक है, तो यहाँ जो एटीपी है वो बाइंड नहीं कर पाएगा, और अगर एटीपी नहीं बाइंड कर पाएगा तो ये कभी फिर मतलब इनहिबिट भी नहीं होगा। तो देखिए फर्स्ट में लिखा है डिक्रीज इन द एक्टिविटी ऑफ पीएफके, नहीं डिक्रीज नहीं होगी। इंक्रीज इन द एक्टिविटी ऑफ पीएफके, यस, जो पीएफके की एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि एटीपी नहीं बाइंड कर पा रहा है। डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ एडीपी जनरेटेड बाय पीएफके, ऐसा भी नहीं होगा। ठीक है, और फोर्थ में लिखा है इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ एटीपी जनरेटेड बाय पीएफके। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पीएफके होता है वो एटीपी को जनरेट करता ही नहीं है, बल्कि वो एटीपी को लेता है, एटीपी को इस्तेमाल करता है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा कि जो अमाउंट है एटीपी का वो इंक्रीज होगा, हालांकि वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसको नहीं ले रहा है। साथ साथ देखिए थर्ड में लिखा है डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ एडीपी, तो ये भी गलत है। एडीपी का जो अमाउंट है वो समहाउ इंक्रीज करेगा, या फिर इंक्रीज भी नहीं करेगा, वो अनअल्टर्ड रहेगा, क्योंकि यहाँ एटीपी बाइंड ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो फिर वो एडीपी में कन्वर्ट भी नहीं होगा। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन है वो है सेकंड, इंक्रीज इन द एक्टिविटी ऑफ पीएफके। सो सेकंड विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो आज ग्लाइकोलिसिस हमने कंप्लीट कर लिया है, लेकिन एक वीडियो और आपके पास आने वाली है ग्लाइकोलिसिस के रिगार्ड में ही। उसमें हम क्या पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे ग्लाइकोलिसिस इन आरबीसी, ग्लाइकोलिसिस इन आरबीसी। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, इनफैक्ट लास्ट टाइम जो 2023 का पेपर है उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन आया है ग्लाइकोलिसिस इन आरबीसी। तो एक वीडियो और आएगी इसके बाद में जहाँ हम पढ़ेंगे ग्लाइकोलिसिस इन आरबीसी, यानी आरबीसी के अंदर ग्लाइकोलिसिस कैसे होता है, उसका रिजल्ट क्या रहता है, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी यहाँ से भी 3-4 क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं, तो इसको भी मैं पूरे अच्छे से पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये चीज़ें पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।